Hello students, myself Dharmen Chaudhary and today we are going to non-uniform motion। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज पार्ट वन के अंदर हमने कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। उसका 5 मिनट में हम एक बार ब्रीफ लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस विद सम क्वेश्चंस दैट के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। ठीक है, नीट या जेई में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस है उनका बेस क्या होता है, पूछा क्या जाता है एग्जैक्टली वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको नेक्स्ट जो सीरीज है ये पूरी सीरीज हम बना रहे हैं 13 लेक्चर्स विल बी देयर इन द काइनेमेटिक्स। तो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ दैट काइनेमेटिक्स सीरीज दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन पार्ट 2। ठीक है बेटा, तो एक बार 5 मिनट में एक बार ब्रीफ ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है सबसे ज्यादा कि हम कब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके क्वेश्चन करें और कब कैलकुलस मेथड से करें। तो वो चीज भी हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सेलरेशन क्वेश्चन में जो गिवन एक्सेलरेशन है अगर वो कांस्टेंट है, इन दैट केस यू कैन अप्लाई योर इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, हमने 4 इक्वेशन डिराइव की थी। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव की थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन डिराइव की थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर ये पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव साइन के साथ लिख देंगे, और अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अगेंस्ट है, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अगेंस्ट है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रिटार्डिंग मोशन। ठीक है, तो रिटार्डिंग मोशन के लिए माइनस साइन लगा देंगे। इसके ये तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई। इसके बाद एक इक्वेशन और डिराइव की थी हमने दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी that is for distance covered in nth second, so that was u plus a by 2 2n minus 1। ठीक है, that was s nth is equal to u plus a by 2 2n minus 1। तो ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके थे। ये कब अप्लाई करनी है आपको, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अगर एक्सेलरेशन जो है इट इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है या एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया था कि हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम अगर मान लो हमें एक्सेलरेशन कैसा दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी एक्सेलरेशन हमें नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन दे रखा है। तो इन केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। वो चीज भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। वी विल डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट वेलोसिटी। अगर मान लो हमें वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन होता है इंटीग्रेशन। तो dv इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt, और उसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट। ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द कैलकुलस मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड। और मैंने क्या कहा था, ये हम कब यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को देख सकते हो, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन पार्ट 1। ठीक है, अब देखो हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी
अगर मान लो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, भाई छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t माइनस 1, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t माइनस 1। तो एक्सेलरेशन कैसा है भाई, एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दैट एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ठीक है, दैट एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है और आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, अगर आपको बोल रखा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो है u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, और आपको बोला है फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको पता लग गया कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई मत करना। क्या करोगे भाई, एक्सेलरेशन को लिखोगे dv बाई dt, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, dv बाई dt इज इक्वल टू 2t माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2t माइनस 1। अगर मान लो इस t को मैं इधर इस साइड लेके जाऊंगा, क्योंकि t वाली टर्म एक तरफ रहेंगी, वेलोसिटी वाली टर्म एक तरफ रहेगी, सो दैट इज 2t माइनस 1 dt, ठीक है। देन आफ्टर आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड, उसके बाद मैं लिमिट्स लगा दूंगा 0 से t, और इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 2, और t टाइम पे वेलोसिटी कितनी मान लेता हूं मैं v, ठीक है, ये लिमिट्स लग गई। इसके बाद क्या करेंगे, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v, ठीक है, दैट इज v, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज v। उसके बाद 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर माइनस dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, लिमिट लगी 0 टू t। यहां ये क्या आएगा, v माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, इसको उधर लेके जाएंगे तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, v इज इक्वल टू मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, ठीक है। दैट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे, ds बाई dt, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, ds बाई dt। सो ds बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, dt को इधर भेज देंगे तो ds इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 dt, ठीक है। देन वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, s इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन था वो किसका फंक्शन था, टाइम का फंक्शन था। मान लेते हैं हम कि भाई सेकंड क्वेश्चन लिया, मैंने बोला कि भाई एक्सेलरेशन जो है दैट इज 6 माइनस 3v, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 माइनस 3v, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। आपसे बोला फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको क्या बोला कि फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब आपको एक्सेलरेशन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ये एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल। अगर ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो कोई भी फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं होगा। जो भी हमने तीनों इक्वेशन पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तीनों इक्वेशन इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकती, बिकॉज दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल एंड आई हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, dv बाई dt, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3v, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3v। तो भाई वेलोसिटी वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, 6 माइनस 3v, ठीक है, और dt को दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मान लेते हैं भाई 0 से t लिमिट, यहां 0 से v, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ये क्वेश्चन में गिवन है, चलो मान लिया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है।
आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक्सेलरेशन ये है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी लगा दोगे 0 और फाइनल वेलोसिटी जो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। ठीक है, तो ln 6 - 3v डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो इंटीग्रेशन वाला मेरा लेक्चर देख लेना। ठीक है, वहां से आपको पता लग जाएगा कि जो भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लिमिट्स क्या लगेंगी, लिमिट्स लगेंगी 0 to v और इधर क्या हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। अच्छा, -3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ln लिमिट्स पुट करो, लिमिट कहां पुट करेंगे v की जगह 6 - 3v माइनस, जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये क्या बचेगा ln 6, ln 6। ln का मतलब आपको पता ही होगा, दैट इज नेचुरल लॉग इज इक्वल टू -3t, इज इक्वल टू -3t। भाई लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b। क्या होता है log a by b, क्या होता है log a by b, तो log a by b इज इक्वल टू -3t। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये ln, ये फंक्शन लिखा हुआ है इज इक्वल टू -3t, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln y इज इक्वल टू, अगर x है ln y इज इक्वल टू अगर x है तो इसका इनवर्स क्या होता है, इसका इनवर्स होता है y इज इक्वल टू e रेज टू x। ठीक है, अगर आपके पास ये फॉर्म लिखी हुई है y इज इक्वल टू e रेज टू x लिखा हुआ है, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देख लो, मैं यहां समझा देता हूं एक बार। ln y इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू e रेज टू x होता है। अगर y इज इक्वल टू e रेज टू x है तो इस e को इधर लेके आएंगे तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ln y इज इक्वल टू x। ठीक है, ln का मतलब क्या है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है बेस इज e। ठीक है, तो 6 - 3v by 6 इज इक्वल टू e रेज टू -3t, इज इक्वल टू e रेज टू -3t। ये आ जाएगा 1 - v by 2 इज इक्वल टू e रेज टू -3t। तो भाई वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी 2 1 - e रेज टू -3t। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब क्या होता है, ऑप्शन ऐसा आ जाता है तो हम डर जाते हैं कि भाई ऐसा आंसर कैसे आएगा। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, ये पूरा मैथ्स है, इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स का लेना देना कहां था, ये फर्स्ट लाइन आपने देखा कि a इज इक्वल टू 6 - 3b। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, तो हमें पता लग गया कि एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल। अब एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे dv by dt 6 - 3v। अब v वाली टर्म एक तरफ ले, t वाली टर्म दूसरी तरफ ले गए, उसके बाद लिमिट्स लगा के इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसके बाद जो है ये सब मैथ्स है। ठीक है, जो आपने ये वाली लाइन लिखी है बस यही फिजिक्स की है कि भाई ये फिजिक्स का पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है बस। अगर आपने a को dv by dt लिख दिया तो अब इसका मतलब यह है कि नाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। उसके बाद तो सिंपली मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, लॉग में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन और लॉग सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप मेरे लेक्चर देख सकते हो इंटीग्रेशन वाले। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें और क्या पूछा जा सकता था। हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 1 - e रेज टू -3t। ठीक है, ये पूछा जाए। इसमें और क्या पूछ सकते थे, ये भी पूछ सकते थे कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या था, फाइंड वेलोसिटी, लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे भाई, t टेंड्स टू इंफिनिटी। भाई t की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इंफिनिटी। तो v मैक्सिमम कितना आ जाएगा, दैट इज 2 1 - e रेज टू -इनफाइनाइट। ठीक है, ये -3t है तो -इनफाइनाइट, e रेज टू -इनफाइनाइट। भाई किसी की भी पावर -इनफाइनाइट होती है,
x की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो इसको क्या लिखेंगे 1/x इज टू इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अगर किसी की भी पावर माइनस इनफाइनाइट होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। सो यू विल गेट मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो दो क्वेश्चन हमने देखे। पहला क्वेश्चन हमने देखा एक्सेलरेशन इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व किया। फिर हमने देखा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उसको हमने कैसे सॉल्व किया। तीसरा क्वेश्चन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2s प्लस, हमें एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2s प्लस 1, ठीक है। अभी मैं सारे इंटीग्रेशन वाले करा रहा हूँ, उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन वाले कराऊंगा, फिर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको दे रखा है डिस्प्ले 2s प्लस 1, तो ये किसका रिलेशन दे रखा है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये आपको दे रखी है। आपको बोला फाइंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, आपको क्या बोला फाइंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि स्टार्ट कैसे करना है, तो मैंने आपको जो बताया ना वहीं से स्टार्ट करना है। भाई एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू 2s प्लस 1। अब देखो हमने dv बाई dt लिखेंगे, लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ना तो मैं s को इधर ला सकता हूं क्योंकि यहां तो dv है, और ना मैं dt को उधर ले जा सकता हूं। क्यों, क्योंकि इधर टाइम तो है नहीं, तो इंटीग्रेट कैसे होगा। अच्छा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको और सिखाया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt तो होता ही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होता है। कैसे होता है, जब इसको हम ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है v dv बाई ds। एक्सेलरेशन क्या आता है v dv बाई ds। चलो भैया, तो अब एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे v dv बाई ds। अब हमारा काम आसान हो गया 2s प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, अब इस ds को इधर लेके जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर भी s है और इधर भी s है। जब हम s को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ ds होना चाहिए, ठीक है। तो v dv इज इक्वल टू 2s प्लस 1 ds, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो सिंपली। जैसे v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 की जगह 2s का इंटीग्रेशन क्या होगा s स्क्वायर बाई 2, तो इसको लिख दो s स्क्वायर प्लस ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s। आपको कैलकुलेट क्या करना था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आ गया। देखो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s s प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, s इनमें से कॉमन आ गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2s s प्लस 1। ये हमारे पास किसका रिलेशन आ गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है बेटा। अगर आपको इस तरह से कभी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन दे रखा है, चाहे वो फंक्शन ऑफ टाइम हो, चाहे वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो, चाहे वो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख देंगे, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था इसलिए हमने v dv बाई ds लिख दिया, ठीक है। इतना तो आप सोच ही सकते हो। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और इस टाइप का, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, वो तो आपके फेवरेट क्वेश्चन है, आपको आते ही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, दिस इज वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो है वो आपको गिवन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पूछा क्या है, फाइंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये आपसे पूछा है। ये तो चक्कर पड़ गया, यहां वेलोसिटी दे रखी है और वेलोसिटी पूछी है हमसे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन और आपसे पूछा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, मुझे तो कुछ और सूझ नहीं रहा। मैं तो इसको क्या लिख सकता हूं, v को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt। v को मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स,
चलो एक रिलेशन तो आ गया, कौन सा रिलेशन आ गया, x और t का। कौन सा रिलेशन आ गया, x और t का। तो xt रिलेशन से vt रिलेशन निकालना तो बहुत आसान है। जैसे देखो dx इज इक्वल टू अल्फा dt, dx को इधर लिया, सॉरी रूट x को इधर लिया। तो अब देखो क्या इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आपको पता है कि x वाली टर्म एक तरफ होनी चाहिए, t वाली टर्म अपोजिट साइड में। अब क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x रेज टू -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 1/√x का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू -½ ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। ये इंटीग्रेशन हो गया, इज इक्वल टू अल्फा टी। ये कितना बचा, ये हो गया ½ तो भाई ये कितना आ गया, ये आ गया x रेज टू ½ इज इक्वल टू अल्फा टी बाय हाफ, सॉरी अल्फा टी बाय 2। ये हाफ है, यहाँ हाफ बचेगा, हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x रेज टू ½ इज इक्वल टू अल्फा टी बाय 2। तो भाई x इज इक्वल टू क्या हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। ये क्या आ गया, x आ गया, ये क्या आ गया, x आ गया। ये आया x और t का रिलेशन, किसका आया, x और t का रिलेशन। तो भाई x और t के रिलेशन से क्या vt रिलेशन नहीं आ सकता, आ सकता है सर। ये तो हमें पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू dx बाय dt। सो यू विल जस्ट राइट dy बाय dt ऑफ x, x कितना है, अल्फा स्क्वायर बाय 4 t स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सो दैट विल बी अल्फा स्क्वायर t बाय 4। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो अगर आपके पास वेलोसिटी है अल्फा स्क्वायर बाय 2t, अगर आपके पास वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, dv बाय dt। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, dv बाय dt। तो ये आएगा dy बाय dt ऑफ v, v कितना है, अल्फा स्क्वायर बाय 2t। तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। सो एक्सेलरेशन विल बी अल्फा स्क्वायर बाय 2, एक्सेलरेशन विल बी अल्फा स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसा आया है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा आया है, कांस्टेंट। और अब दिमाग की बत्ती जली होगी कि भाई अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन वैलिड होती हैं। तो इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होता है, यही तो होता है ना, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2x। ये तो थर्ड इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में यही तो दे रखा है आपको, क्वेश्चन में बोल रखा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स कब होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए होता है ये रिलेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो सोचो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए vt रिलेशन क्या होता है। तो क्या सोचना है आपको कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए vt रिलेशन क्या होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए vt रिलेशन क्या होता है, v is directly proportional to t, v is equal to u plus at तो होता है, v is directly proportional to t। देखो अगर आपसे प्रोपोर्शनलिटी पूछी होती, अगर आपसे प्रोपोर्शनलिटी जैसे आपको ये गिवन होता, आपको गिवन होता कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तो ये रिलेशन तो कौन सा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। तो अगर ये रिलेशन गिवन है और आपसे वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी पूछी है टाइम के साथ, तो आप सीधा समझ जाओगे कि दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम बताएंगे वो भी कौन सा बताएंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है, ये। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, तो आप क्या लिखोगे, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन यही तो होती है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t स्क्वायर। ये तीनों रिलेशन किस कंडीशन के लिए वैलिड है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
लेकिन अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा जो अभी हमने किया था। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम। अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कि भाई x इज इक्वल टू 2t³ माइनस t प्लस 1, क्या दे रखा है आपको? डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो, जो क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं ना, वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन जो क्वेश्चन एक्सेलरेशन से उल्टे सॉल्व करने पड़ते हैं हमें, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो कंपैरेटिवली हमें डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। सम करना डिफिकल्ट होता है, पता ही आपको भाई, लोगों को जोड़ना डिफिकल्ट है, लेकिन ब्रेक करना आसान होता है। तो डिफरेंशिएशन इज लाइक ब्रेकिंग। ठीक है भाई, अलग अलग करना। तो देखो, आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को सबसे आसान लगते हैं। देखो कैसे होता है, v is equal to dx by dt, v is equal to dx by dt, so dy by dt of x की जगह क्या पुट करोगे? 2t³ minus t plus 1, so that is 6t minus 1। ये आ गया, फटाफट आ गया आंसर। एक्सेलरेशन पूछा है तो dv by dt, एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा है तो dv by dt कैसे होगा भाई? dy by dt, सॉरी यहां डिफरेंशिएशन गलत हो गया, दैट विल बी 6t²। ठीक है, हाँ, ये 3 आ गया है, 6t², सो दैट इज 6t² माइनस 1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा 12t माइनस 0। ठीक है, t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो दैट विल बी द मेथड। आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब डिफरेंशिएशन नहीं आता तो उसके लिए आपको मेरा डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो सब। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मान लो आपको दे रखा है कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² प्लस 2, आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, और आपसे बोला फाइंड एक्सेलरेशन। क्या बोला? फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू dv बाई dt। क्या होगा? a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो हम लिखेंगे d बाई dt ऑफ 2t² प्लस 2। तो भाई 2 की जगह 2, t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2 की जगह 0, सो ये आ गया 4t। आ गया एक्सेलरेशन, कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहीं पे ऐसा होता कि v इज इक्वल टू लिखा होता x प्लस 4, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड एक्सेलरेशन, क्या पूछ लिया? फाइंड एक्सेलरेशन, तो याद रखना कि एक्सेलरेशन का हमारे पास दूसरा फंक्शन भी है, दूसरा फॉर्मूला भी है। कौन सा है? v dv by dx। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? v dv by dx। तो हम क्या करेंगे भाई? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx। ठीक है, ये लगा देंगे, तो a इज इक्वल टू v, पहले तो v की वैल्यू पुट कर दो x प्लस 4, फिर dy by dt ऑफ v क्या है? x प्लस 4। कितना आ गया? x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, तो आंसर कितना आ गया? x प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया? x प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v dv बाय dx। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब जैसे मान लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर मान लो हमें ऐसा पूछा है कि x इज इक्वल टू हमें दे रखा है t³ माइनस 6t², ठीक है, प्लस 1। ये कोई भी हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है। आपसे पूछा
find velocity when acceleration is 0. Question is this condition is given to you. आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी, लेकिन कब कैलकुलेट करना है, जब एक्सेलरेशन कितना हो, 0. आपको कैलकुलेट तो वेलोसिटी करना है, लेकिन किस कंडीशन के लिए करना है, जब एक्सेलरेशन 0 हो. तो ये तो बड़ी दुविधा वाला क्वेश्चन है. हमें क्या पता है एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और वो टाइम की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, वेलोसिटी में. ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हमें ये चीजें समझनी है. तो भाई पहले तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तो कैसे आएगा, पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. तो भाई वेलोसिटी निकालो, v इज इक्वल टू dx by dt, v इज इक्वल टू dx by dt. सो दैट इज इक्वल टू dy by dt ऑफ t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 1. डिफरेंशिएट कर दो भाई, v इज इक्वल टू कितना आया, 3t स्क्वायर माइनस 12t. ये क्या आ गई, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी में टाइम की वैल्यू क्या पुट करें, नहीं पता, तो क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जब एक्सेलरेशन 0 है. तो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, दैट इज dv by dt. तो dy by dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t, 3t स्क्वायर माइनस 12t. तो भाई एक्सेलरेशन कितना आ गया, 6t माइनस 12. एक्सेलरेशन कितना आ गया, 6t माइनस 12, क्योंकि t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1. तो ये एक्सेलरेशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो जब एक्सेलरेशन 0 है. तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो, तो t कितना आ गया, 2 सेकंड. t कितना आ गया, 2 सेकंड. and we will put this t is equal to 2 second. We will put this t is equal to 2 second in equation this. तो v at t is, देखो ब्रैकेट में अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, v ब्रैकेट 2, इसका मतलब है वेलोसिटी at t is equal to 2 सेकंड. सो 3 into 2 स्क्वायर माइनस 12t. ठीक है, t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2. तो ये आ गया 4 into 3 12 माइनस 24, तो ये आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, उस टाइम वेलोसिटी कितनी है, माइनस 12 मीटर पर सेकंड. सॉरी, दैट विल बी माइनस 12 मीटर पर सेकंड. तो ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन हो गए कि भाई अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है, और आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन से करेंगे. स्टार्टिंग देखो लेक्चर की मैंने कहां से की थी कि अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. अगर हमें एक्सेलरेशन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, बाय इंटीग्रेशन. ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो किससे करेंगे, इंटीग्रेशन. मतलब अगर एक्सेलरेशन दे रखा है और कुछ भी पूछा है तो इंटीग्रेशन, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और कुछ भी आगे कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक्सेलरेशन दे रखा है और कुछ कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. तो मैंने जो आपको वो लिखवाया था, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, मेरे हिसाब से अब वो रूल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. ठीक है, इसके जितने चाहे उतने क्वेश्चन बना सकते हैं. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस t प्लस 2. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो. अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, तो इस इनिशियल वर्ड का मतलब समझना पड़ता है. इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, when t is equal to 0. इनिशियल वर्ड का मतलब क्या है, when t is equal to 0. so first you will calculate velocity dx by dt. ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, dy by dt ऑफ x. x कितना है, 3t स्क्वायर माइनस t प्लस 2. ठीक है, तो v इज इक्वल टू 6t माइनस 1. ये तो क्या आ गई, वेलोसिटी.
ये क्या आ गई, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं v ब्रैकेट t, ब्रैकेट में t कर लिखने का मतलब होता है कि वेलोसिटी एक टाइम t, या वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, लेकिन मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करनी थी, मुझे क्या कैलकुलेट करनी थी, इनिशियल वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको इनिशियल वेलोसिटी बोला जाए तो आप क्या करोगे भाई, इनिशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, -1 मीटर पर सेकेंड। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाती है तो इसका मतलब है आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये भी आ सकता था क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हमारे पास वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है, v इज इक्वल टू 60-1। ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है, t टाइम के लिए है। तो जब इनिशियल कैलकुलेट करनी है तो इस फंक्शन में t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कैलकुलेट करनी है तो इसी क्वेश्चन में t इज इक्वल टू 3 सेकंड पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 1, 6 इंटू 3 18 माइनस 1 17 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, अच्छा चलो, ये क्वेश्चन हो गए बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है कि सारी वेराइटीज कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हम वापस से आते हैं उन क्वेश्चंस पर जिनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके एक दो स्पेसिफिक टाइप हम कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा कि भाई पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। उसके बाद बोला पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है कि भाई पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, मैंने एज इट इज क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का लिख दिया है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। आपको कंडीशन दे रखी होती है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, यहां लिख रखा है हमने, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ये तीन चीजों पर ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल इक्वल है। टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल। और आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। अगर इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन पे ड्रॉ करूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पार्टिकल ने मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल जो है वो फर्स्ट टी टाइम के अंदर, देखो टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। उस पार्टिकल ने जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उस पार्टिकल ने पहले टी टाइम में, टी का मतलब 2 सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, S1। सेकेंड टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, सीधी लाइन नहीं बनी, इसको सीधी बना देते हैं। सेकेंड टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, S2। थर्ड टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, S3। देखो S1 डिस्टेंस कौन सी है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, S2 डिस्टेंस कौन सी है, यहां से यहां तक। S3 डिस्टेंस कौन सी है, यहां से यहां तक। और T टाइम जो है वो यहां से यहां तक का टाइम। ध्यान रखना ये T जो है इट्स अ इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब S1 डिस्टेंस के लिए भी टाइम T है, S2 डिस्टेंस के लिए भी टाइम T है और S3 डिस्टेंस के लिए भी टाइम क्या है, T है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या आता है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस
इन कॉन्जिक्यूटिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है भाई, मतलब आपको S1, S2 और S3 का क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। तो पहले तो मुझे ये पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। तीनों इक्वेशन हम लगा सकते हैं। यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, s, और हमें क्या दे रखा है, t। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन आपको u तो 0 दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा s1 इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, s1 डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t टाइम। उसके बाद s1 प्लस s2 क्या लिखूंगा मैं, हाफ a 2t स्क्वायर। क्यों, क्योंकि s1 प्लस s2 डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना है, 2t है। टाइम कितना है, 2t। अगर मुझे S1 प्लस S2 प्लस S3 लिखना है, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट है, और टोटल टाइम कितना है, 3t। तो मैं लिखूंगा हाफ a 3t स्क्वायर। क्या लिखूंगा मैं, हाफ a 3t स्क्वायर। मेरे पास S1 है, S1 प्लस S2 है, S1 प्लस S2 प्लस S3 है। मैं निकाल सकता हूं S1, S2 और S3। कैसे निकालेंगे, पहले तीनों का रेशियो निकाल दो कि भाई S1 इज टू S1 प्लस S2 इज टू S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू, भाई इन तीनों का रेशियो क्या होगा, a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल, t स्क्वायर से ये सब कैंसिल। यहां कितना बच गया, 1। यहां कितना बचा, 2 स्क्वायर 4। यहां कितना बच गया, 9। तो आपको कैलकुलेट करना है S1 इज टू S2 इज टू S3। क्या कैलकुलेट करना है आपको, S1 इज टू S2 इज टू S3। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, सोचो एक बार, कैसे कैलकुलेट करेंगे। S1 की वैल्यू कितनी है, 1 लिख दी। S1 प्लस S2 कितना है, 4। S1 प्लस S2 कितना है, 4, और S1 कितना है, 1। तो S1 प्लस S2 4 है, और S1 1 है, तो S2 कितना होगा, 3। S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना है, 9, और S1 प्लस S2 कितना है, 4। तो S1 प्लस S2 4 है, S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना है, 9। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 में से S1 प्लस S2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 माइनस 4 कितना बचेगा, 5। ये रेशियो हमेशा याद रखना। कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, टाइम इंटरवल शुड बी सेम। Time interval should be same. Then ratio of consecutive distances. Are in the ratio 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to 11 is to 13. ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। It is very important concept. ठीक है, अगर मान लो जैसे छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है इस पर कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इट ट्रेवल्स s1 डिस्टेंस इन 10 सेकेंड एंड ट्रेवल्स s2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। सॉल्व नहीं करना है इसको, u 0 है, a कांस्टेंट है और टाइम सेम है, तो s1 इज टू s2 का रेशियो क्या होगा, 1:3। सीधा लिख देना, s1 इज टू s2 का रेशियो क्या होगा, 1:3। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें हमने टाइम को सेम लिया था, अब हम डिस्टेंस को सेम लेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशियो ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कंडीशन वही है। कंडीशन क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, T1 is to T2 is to T3। लास्ट क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट किया हमने, S1 is to S2 is to S3 फॉर कांस्टेंट फॉर इक्वल टाइम। S1 S2 और S3 के लिए टाइम क्या था, इक्वल था। अब T1 T2 और T3 के लिए S क्या है, इक्वल है। मतलब फर्स्ट 1 किलोमीटर जाने में, फर्स्ट S डिस्टेंस जाने में टाइम कितना लगता है, T1। U कितना है, 0, और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूल ही मत जाना।
फर्स्ट एस डिस्टेंस, मतलब एस डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट 100 मीटर जाने में इतना टाइम लगता है, नेक्स्ट 100 मीटर जाने में इतना टाइम लगता है, उसके बाद थर्ड 100 मीटर जाने में इतना टाइम लगता है। ऐसा हो सकता है वन के फर्स्ट 1 किलोमीटर, सेकंड 1 किलोमीटर, थर्ड 1 किलोमीटर, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब देखो T1S, नेक्स्ट S डिस्टेंस जाने में T2 टाइम लगता है, और थर्ड S डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगता है, T3। तो ये T3 कौन सा टाइम है, यहां से यहां जाने का, T2 कौन सा टाइम है, यहां से यहां जाने का, T1 कौन सा टाइम है, यहां से यहां जाने का, ठीक है। तो T1, T2 और T3 का रेशियो आपको फाइंड करना है फॉर कॉन्सिक्यूटिव इक्वल डिस्टेंसेस, फॉर कॉन्सिक्यूटिव इक्वल डिस्टेंसेस। कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और s शुड बी सेम। अब ये s क्वेश्चन में 1 किलोमीटर लिखा हो, 100 मीटर लिखा हो, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, उसका कुछ नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आर वैलिड, ठीक है। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। कैसे यूज करेंगे भाई सेकंड इक्वेशन, u0 टाइम दे रखा है, s दे रखा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे s इज इक्वल टू हाफ ए टी वन स्क्वायर, इक्वेशन 1। मतलब फर्स्ट s डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना है, t1, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी वन स्क्वायर। s प्लस s कितनी डिस्टेंस हो गई, 2s। तो 2s डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, और टोटल टाइम कितना है, 2t। तो हाफ ए T1 प्लस T2 स्क्वायर, इक्वेशन 2। फॉर 3s डिस्टेंस, ऐसे 4s हो सकती है, 5s हो सकती है, ठीक है। फॉर 3s डिस्टेंस के लिए क्या होगा, हाफ ए T1 प्लस T2 प्लस T3 स्क्वायर, T1 प्लस T2 प्लस T3 स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, T1 is to T2 is to T3। तो पहले तो तीनों इक्वेशन का अगर हम रेशियो करेंगे तो ये गया, ये गया, ये गया, a/2 गया, a/2। हमें रेशियो किसका निकालना था, T1, T2 और T3 का, और रेशियो हमारे पास किसका आ गया, T1 स्क्वायर इज टू T1 प्लस T2 स्क्वायर इज टू T1 प्लस T2 प्लस T3 स्क्वायर। ये आ गया, कितना आया रेशियो, T1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 1, T1 प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2, T1 प्लस T2 प्लस T3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3। अब क्या कर देंगे हम, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे। तो T1 is to T1 plus T2 is to T1 plus T2 plus T3 is to √1 is to √2 is to √3, ठीक है, रूट कर दिया तीनों का। अच्छा, लेकिन हमें ये कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, T1 is to T2 is to T3। तो T1 की वैल्यू तो कितनी है, T1 की वैल्यू कितनी है, √1। T1 की वैल्यू कितनी है, √1। T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, √2। T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, √2, ठीक है, दैट इज √2। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, T1 प्लस T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो T1 कितना है, माइनस √1 इज टू T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, T3, मुझे क्या निकालना है, T3। तो T3 कितना आएगा, T3 कितना आएगा भाई, T3 आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 में से T1 प्लस T2 माइनस कर दो तो माइनस √2, ठीक है। ये रिलेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लास्ट रिलेशन था, पर लास्ट रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या होता है, √1 is to √2 माइनस √1 is to √3 माइनस √2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ये आपको याद रखने हैं कि भाई ऐसा केस होगा तो ये कंडीशंस एप्लीकेबल है। अच्छा, ये केस नहीं होगा, कुछ और केस होगा, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, कैलकुलस मेथड यूज करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, A particle starts with initial velocity 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन करा रहा हूं।
acceleration is 4 meter per second square. Question is find distance covered in fifth second. क्या पूछा है आपसे? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड. ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि nth सेकेंड वाला फॉर्मूला अभी तक हमने यूज नहीं किया. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड क्या होता है? u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1. u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1. ठीक है. अच्छा तो कैसे करेंगे? u की जगह 4 प्लस a बाई 2. a कितना है? 4 बाई 2. 2n n कितना है? 5. तो 10 माइनस 1. तो ये आ गया 4 प्लस 18 दैट इज 22 मीटर. तो 22 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड. 22 मीटर दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड. ठीक है. कैलकुलेशन एक बार देख लेना. ये क्वेश्चन हो गया. अच्छा और कौन से क्वेश्चन आते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले? और क्वेश्चन आते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के. कौन से क्वेश्चन आते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं. जैसे आपको बोला कि भाई एक व्हीकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. और आपको बोला कि भाई इसके लिए हमने ब्रेक लगाए. इस व्हीकल में ब्रेक थे. ठीक है. कार मान लो भाई कार है, ब्रेक लगाए तो आफ्टर ब्रेकिंग इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 40 मीटर. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है. तो पूछते क्या है? फिर वो पूछेंगे कि भाई अगर ये इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होती, अगर ये इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होती तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होती? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर इनिशियल स्पीड 10 है 10 मीटर पर सेकेंड तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 40 मीटर है. अगर इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होती तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कभी भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. मैंने आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखाया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. मतलब u को अगर ट्रिपल किया है तो s डैश विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ s. ठीक है. अगर u को ट्रिपल किया, अगर यहाँ 20 लिखा होता तो मतलब डबल किया है, या 40 लिखा होता तो मतलब 4 टाइम किया है. तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड की जगह अगर उस कार की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगी तो क्या होगा? 30 मीटर पर सेकेंड होगी तो क्या होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स का स्क्वायर 9. तो दैट विल बिकम 9 टाइम्स. तो 9 इंटू 40. आप सीधा आंसर लिख देना 360 मीटर. ठीक है. कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा आंसर लिखना 360 मीटर. अगर आपसे बोला जाता कि भाई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की जगह 5 मीटर पर सेकंड कर दी, मतलब हाफ कर दी. अगर ये हाफ करेंगे, वेलोसिटी हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर कितना होगा? 1/4. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स s/4. ठीक है. ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन कर देते हैं. नॉर्मली हम मेथड क्या लगाते हैं, हम बोलते हैं भाई ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, s 40 है, u 10 है. तो हम क्या करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as. ठीक है. तो ये 0, ये 10 स्क्वायर माइनस 2a इंटू 40. तो हमारा दिमाग क्या चलता है कि भाई यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो. एक्सेलरेशन आ गया 100/80. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. तो भाई s डैश इज इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2a. तो यू स्क्वायर कितना है? 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a कितना है? 100/80. तो 900 इंटू 80. इसको 2 से कैंसिल कर दो, 40 बचेगा. 40 अपॉन 100. तो इतना सॉल्व करके भी कितना आता है? 360 तो आता है. ठीक है. तो इतना पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको पुट करोगे. इतना करने की जरूरत ही नहीं है. आप सिंपल समझो, स्टॉपिंग डिस्टेंस में है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. अगर u 10 की जगह 30 किया तो उसको ऐसे मत समझो कि 10 से 30. उसको ये समझो 10 से 30 का मतलब 3 टाइम्स किया. अगर उसको 3 टाइम्स करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स. स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
9 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही स्टॉपिंग का एक और क्वेश्चन बनता है। स्टॉपिंग का एक और क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कोई प्लांक है, ठीक है, जैसे कोई प्लांक है, अगर इस प्लांक में से ये कोई प्लांक है जिसकी थिकनेस जो है वो x है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 3, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u। क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई अगर ये बुलेट एक प्लांक में से पास होता है तो उसकी वेलोसिटी जो है इट लॉसेस 1/n of its velocity, its initial 1/n of its velocity, ठीक है, when it passes a plank, when it passes through the plank, ठीक है। find total number of planks find total number of planks so that it become stationary, so that it becomes stationary। या फिर आपसे पूछ लेते हैं in which plank it comes to the rest, ठीक है, आपसे ऐसे पूछ लेते हैं and in which plank it comes to the rest, ठीक है, ये आपसे पूछते हैं। मतलब अगर एक प्लांक से ये पास होता है तो इसकी वेलोसिटी में लॉस कितना होता है 1/n, कितना लॉस हो जाता है 1/n। तो मतलब यहां से एंट्री के टाइम वेलोसिटी u थी, तो यहां वेलोसिटी कितनी होगी u माइनस u/n, क्योंकि u/n तो लॉस हो गया, तो रिमेनिंग वेलोसिटी कितनी बचेगी u माइनस u/n, ठीक है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ प्लांक्स, आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ प्लांक्स। इस डायग्राम को यहां बना लेते हैं कि भाई अगर ये एक प्लांक है जिसकी थिकनेस x है, जिसकी थिकनेस कितनी है x, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो जब ये एक प्लांक से पास होता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी लॉस हो जाती है 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी u थी तो u/n जो है वो लॉस हो गया, तो रिमेनिंग वेलोसिटी कितनी बची u माइनस u/n फ्रॉम ईच प्लांक। तो भाई इस आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ प्लांक्स कितने होंगे, मतलब अगर लाइन से अगर प्लांक्स रख दिए जाएं तो वो कौन सा प्लांक होगा, वो कौन सा प्लांक होगा जिसमें जाके ये रुक जाएगा। रुक कब जाएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे लाइन से हमने टोटल m प्लांक पुट किए, कितने प्लांक पुट किए m, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये mx। भाई अगर एक प्लांक की थिकनेस x है तो टोटल नंबर ऑफ प्लांक कितने लिए हमने, नंबर ऑफ प्लांक्स कितने लिए m, तो टोटल m प्लांक्स में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी mx। तो हम मान लेते हैं कि भाई mth प्लांक है, वो कौन सा प्लांक है mth, जिसमें बुलेट जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा। और आपसे m पूछा जाता है कि भाई कौन सा प्लांक होगा वो, ठीक है। जैसे मैंने 1/n लिया, यहां आपको 1/10 दे सकते हैं, 1/20 दे सकते हैं, 1/5 1/5 दे सकते हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि भाई इतनी वेलोसिटी लॉस हो जाती है। आपसे पूछेंगे भाई किस प्लांक के अंदर जाके वो स्टेशनरी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट x डिस्टेंस। तो u माइनस u/n स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। टोटल mx डिस्टेंस के लिए अगर हम ये इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी 0 इज इक्वल टू u माइनस 2a mx, ठीक है। तो यहां से 2ax की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो 2ax की वैल्यू कितनी आएगी u स्क्वायर बाय m, 2ax की वैल्यू कितनी आएगी u स्क्वायर बाय m, एंड वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो देखो u माइनस u बाय n होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय m, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा u स्क्वायर बाय m हमने वहां पुट कर दिया। तो u यहां से कॉमन लिया तो u स्क्वायर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन n होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यहां से लिया तो 1 माइनस 1 बाय m, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल,
यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n। 1 से 1 गया, 1/m माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/m इज इक्वल टू हो जाएगा 2/n माइनस 1/n स्क्वायर। सो दैट विल बी n स्क्वायर 2n माइनस 1, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n स्क्वायर 2n माइनस 1। ठीक है, इसको हम एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, एज अ फॉर्मूला। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 1/10 दिया तो n की वैल्यू सीधी यहाँ पुट करेंगे और हमें प्लांक मिल जाएगा कि भाई किस प्लांक में जाके ये बुलेट जो है वो रुक जाएगा। जैसे इसमें पुट करके देख लेते हैं हम कि अगर मान लो 1/10 वेलोसिटी लॉस होता, लॉस इज 1/10, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो आप क्या करोगे, m इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 1, तो ये आएगा 100/19। 100/19 इज मतलब ये ग्रेटर देन 5 आया। क्या है ये, ग्रेटर देन 5, मतलब बुलेट विल स्टॉप इन 6th प्लांक। भाई सीधी सी बात है, 100/19 की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 5, तो मतलब 5 प्लांक तो पूरे पार क्रॉस हो गए। तो कौन से प्लांक में जाके रुकेगा ये, कौन से प्लांक में जाके रुकेगा ये, 6th प्लांक में। तो 6th विल बी आवर आंसर। अगर ये 1/20 दे रखा होगा तो उस हिसाब से आ जाएगा, 1/5 दे रखा होगा तो उस हिसाब से आ जाएगा। इसको हम एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि आपके सारे टाइप के एक एक दो क्वेश्चन हो जाएं बेस्ड ऑन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू वेरी मच। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स बाय डीसी सर फॉर मोर नोटिफिकेशंस। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।